नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू डॉक्यूमेंट्री में। इस धरती पर महापुरुष तो बहुत हुए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में सभी महापुरुषों को याद नहीं किया जाता। खास तौर पर ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया हो। ये स्टोरी एक ऐसे महापुरुष की है जिन्होंने अकेले ही 5000 विदेशी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इनकी वजह से कोल्ड ड्रिंक की सेल में भारी गिरावट आई थी। लोगों ने नेस्ले के प्रोडक्ट खाने बंद कर दिए थे। पंडित नेहरू और ब्रिटिशर्स की तो ऐसी ऐसी बातें दुनिया को बताई जिन्हें कहने से लोग डरते थे। भारतीय कानून और भारतीय संविधान की एक कड़ी आलोचना किया करते थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को अपना आइडल मानते थे। ये कहते थे कि अगर आयुर्वेद पद्धति और भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीवन जिएंगे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक महान फिलोसोफर, रिसर्चर, साइंटिस्ट और आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले राजीव दीक्षित की। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि आखिर क्यों आजादी के बाद भी इंडिया में बीफ यानी गोमांस बैन क्यों नहीं किया गया था। अपनी लाइफ में उन्होंने देश के कोने कोने में घूमकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज तक किसी भी नेशनल मीडिया ने उन्हें कवर नहीं किया। आखिर क्यों? और उनकी लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग रही है उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस इनकी डेथ है। जिस व्यक्ति को 20 सालों में कभी बुखार या खांसी जुकाम तक नहीं हुआ, उसकी अचानक कैसे सिर्फ 43 साल की एज में मौत हो सकती है? क्या इनकी डेथ में योग गुरु बाबा रामदेव का हाथ था, या फिर विदेशी कंपनियों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उन्हें मरवा दिया था? आखिर क्यों राजीव दीक्षित की मौत इतनी रहस्यमय मानी जाती है? अगर राजीव दीक्षित होते तो शायद देश के नेता और सरकार की इतनी ज्यादा मनमानी नहीं चल सकती थी। वो लोगों को उनके हक के बारे में बताया करते थे। आज हम राजीव दीक्षित की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को आदर्श बनाना चाहिए। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। राजीव दीक्षित जी की इस एक लाइन से आप समझ गए होंगे कि आखिर वो किस तरह की विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नाम के छोटे से गांव में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था और मां का नाम मिथिलेश कुमारी। बचपन से ही राजीव दीक्षित काफी तेज तर्रार और बुद्धिमान थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्हें काफी इंटरेस्ट आता था। अपनी स्कूल की पढ़ाई उन्होंने फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट की और बीटेक के लिए इलाहाबाद आ गए। यहाँ पर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। राजीव दीक्षित ने IIT कानपुर से अपनी एमटेक की डिग्री हासिल की और फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ जोसेफ फोरियर से PhD पूरी की। लेकिन उनकी एजुकेशन को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है। एक RTI का जवाब देते हुए IIT कानपुर ने बताया था कि उनके यहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट की लिस्ट में राजीव दीक्षित नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। खैर, इतनी बड़ी हस्ती के साथ ऐसे छोटे मोटे विवाद का जुड़ना मामूली सी बात है। इस तरह के विवादों ने जिंदगी भर राजीव दीक्षित का साथ नहीं छोड़ा। राजीव दीक्षित खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बताते थे। वो बताते थे कि उन्होंने कुछ समय तक APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया और साथ ही इसरो में एंटी ग्रेविटी रिसर्च पर भी उन्होंने काम किया। राजीव दीक्षित का कहना था कि उन्होंने जो रिसर्च की थी उसके लिए जर्मनी का फेमस मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी विदेशी इंस्टीट्यूट को अपनी रिसर्च बेचनी उन्हें मंजूर नहीं थी। हालांकि वो बात अलग है कि आज तक उन्होंने अपनी स्पीच और व्याख्यान में कभी भी अपने रिसर्च पेपर नहीं दिखाए। राजीव दीक्षित क्योंकि भगत सिंह और उधम सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स को अपना आइडल मानते थे, ऐसे में उनके अंदर क्रांतिकारी विचारों का आना तो लाजमी था। और 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी में पहली बार उन्होंने अपने ये विचार दुनिया के सामने जग जाहिर किए। आप सब जानते हैं कि भारत देश में 1984 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल शहर में। इतनी बड़ी दुर्घटना पिछले 500 साल में दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हमारे देश में हुई। वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट नहीं किया। इससे भी ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस भारत देश में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश के एक धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया एक झूठे बयान के आधार पर, लेकिन सारी दुनिया के सामने जो सिद्ध हुआ भोपाल गैस कांड, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, जिसमें 15,000 मासूम लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। राजीव दीक्षित ने कहा कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि अमेरिका की एक साजिश थी। अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने इंडिया को चुना। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। राजीव जी ने यहीं से विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद वो जगह जगह घूमकर इंडियन आयुर्वेदा के बारे में लोगों को जागरूक करने लगे। वो बाघ भटजी के नुस्खों के बारे में बात किया करते थे। उनका मानना था कि वात, पित्त और कफ को अगर कंट्रोल कर लिया तो सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। वो अंगूठे में मेथी दाना बांधकर जुकाम ठीक कर दिया करते थे। उनका कहना था कि भारत की प्राचीन संस्कृति में बुखार से लेकर कैंसर तक
हर बीमारी का इलाज है। राजीव दीक्षित एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन को जहर बताते थे। उनका कहना था कि जब से एलोपैथी दवाइयां लोगों ने खानी शुरू की हैं, तभी से लोगों को बीमारियां होने लगी हैं। ये दवाई एक बीमारी तो ठीक करती हैं, लेकिन साथ में कई नई बीमारियों को पैदा करती हैं और फिर उन नई बीमारियों की दवाई उन्हें खानी पड़ती है। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, जिससे एलोपैथी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दुकान भी चलती रहती है। उनका तो ये मानना था कि पूरा मेडिकल सिस्टम सिर्फ आयुर्वेद पर बेस्ड होना चाहिए। हर बीमारी को वो जड़ से दूर करना जानते थे। वो लोगों को बताते थे कि आखिर किस तरह के लाइफ स्टाइल लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है। हमारा नाश्ता सबसे हेल्दी होना चाहिए। यहाँ तक कि वो लोगों को खाना खाने और लोगों को पानी पीने का सही तरीका बताते थे। गैस की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा रहता हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना हो या फिर मोटापा कम करना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास था। और वो ऐसे देसी घरेलू नुस्खे बताते थे जो अचूक और रामबाण होते थे। उनका कहना था कि इंसान को चाय तो कभी पीनी ही नहीं चाहिए। चाय को वो सबसे ज्यादा फालतू चीज बताते थे। चाय पीने से बॉडी में 80 से भी ज्यादा डिजीज पैदा होती हैं, ऐसा उनका मानना था। शराब, सिगरेट के अलावा कॉफी से भी दूर रहने की वो सलाह दिया करते थे। राजीव दीक्षित जी की बातों में एक अलग सा जादू था। जो भी उन्हें सुनता था बस सुनता ही रह जाता था। वो जहाँ भी खड़े होकर बोलना शुरू करते थे, वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। जब सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, तब भी उनके फॉलोवर्स की संख्या करोड़ों में थी। बिना डरे बेबाक होकर वो अपनी बात रखते थे। बड़े बड़े पंडालों से हजारों लोगों तक अपनी बात को वो पहुंचाया करते थे और पंडाल के बाहर फ्री में लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां बांटा करते थे। राजीव दीक्षित जी की एक साथी थी साइंटिस्ट सुनीता नारायण। उन्होंने सुनीता के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की लेबोरेटरी में जांच कराई और जो रिजल्ट उन्हें मिले उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए। कोल्ड ड्रिंक्स का कंपैरिजन वो पेस्टिसाइड और टॉयलेट क्लीनर से करते थे। मैगी को सबसे सड़ी हुई खाने की चीज वो बताते थे। हेल्थ टॉनिक के नाम पर मार्केट में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और बूस्ट जो बेचे जा रहे हैं, उनकी असलियत दुनिया को बताई। राजीव दीक्षित जी ने तो सफेद नमक यानी समुद्री नमक को भी जहर बताया था। उनका कहना था दुनिया के कई देशों में आयोडीन नमक बैन है, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को बताया कि आयोडीन नमक सबसे अच्छा है। अपनी कंपनी चलाने के लिए उन्होंने इंडिया में आयोडीन नमक की शुरुआत की। उनके हिसाब से सेंधा नमक ही खाने के लिए सबसे बेस्ट है। राजीव दीक्षित जी को सिर्फ मेडिकल नॉलेज ही नहीं थी, बल्कि उन्हें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमी की भी बहुत वास्ट नॉलेज थी। उन्होंने नेहरू और गांधी के बारे में कई खुलासे किए। नेताओं और मंत्रियों को वो डाकू का गिरोह कहते थे। उनका कहना था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया हुआ है और ब्रिटिशर्स ने जो भी चीजें बनाई थी वो सभी भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए ही थी। साल 1992 में राजीव दीक्षित ने अपनी नौकरी और सारा काम छोड़ दिया। उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसके जरिए वो लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूक करते थे। अब यही उनके जीवन का एकमात्र मोटिव था। इंडिया में जब एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए गए तो उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। राजीव जी का कहना था कि सरकार का ये फैसला फ्यूचर में अपने ही देश के लिए आत्मघाती साबित होगा। वो इंडियन मार्केट में एफडीआई के आने का सख्त विरोध किया करते थे। दोस्तों, मजे की बात यह है कि राजीव जी ने जो बातें 20-25 साल पहले कही थी, वो सभी बातें आज लोगों को समझ आ रही है। आज सरकार चीख चीख कर लोगों से कह रही है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदे। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूँ, कम मेक इन इंडिया। इसके लिए बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब राजीव ये सब बातें किया करते थे तो सरकारी डाकू उन्हें अपने दुश्मन के रूप में देखा करते थे। राजीव दीक्षित जी का मानना था कि इंडिया का टैक्स सिस्टम डिजिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि अभी जो टैक्स सिस्टम है उससे सारा पैसा करप्ट लीडर्स की जेब में जा रहा है। भारत सरकार ने काला धन रोकने के लिए साल 2016 में डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया था, लेकिन राजीव जी ने बरसों पहले कह दिया था कि देश में 500 और 1000 के नोट बंद होने चाहिए। ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। जब 50 से ऊपर का नोट नहीं होगा, फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देने की तैयारी करता है। अमेरिकन इकोनॉमी में हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो है ना, वो $100 का है। इससे ऊपर का नोट नहीं बनाया हुआ। वो भी कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ता है उससे। उनका ये भी कहना था कि हमारे देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और बुद्धिजीवियों ने एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर न ध्यान दिया और न ही इस क्षेत्र में ज्यादा काम किया गया। और यही वजह है कि इंडिया में प्रोडक्शन रेट लगातार डाउन होता जा रहा है। इसी वजह से देश के किसान सुसाइड जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। राजीव दीक्षित जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजों के कानूनों की फोटोकॉपी बताया था। उन्होंने संविधानों पर अच्छे से रिसर्च की। वो हैरान थे कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कैसे सिर्फ 2 साल 11 महीने में तैयार हो सकता है। यह संविधान इतना बड़ा है कि इसे बनाने में कई सालों का वक्त लगना चाहिए था। फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसकी तुलना की और पाया कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेजों के कानून को ही बुद्धिजीवियों ने संविधान का रूप दे दिया था। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें दुनिया के कुछ और संविधान से भी जोड़ी गई थी। साल 1953 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर उन्हें कोई परमिशन दे तो वो सबसे पहले संविधान को जलाना चाहेंगे। किसी ने उनसे सवाल किया कि आखिर जो संविधान आपने बनाया है उसे आप क्यों जलाना चाहते हो। बाबा साहब ने कहा कि यह संविधान इतने जल्दी में तैयार किया गया है कि इससे किसी भी भारतीय का भला नहीं होगा।
राजीव दीक्षित जी का कहना था कि जिस संविधान के बनने के सिर्फ 50-60 सालों में 100 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हो वो कैसे अच्छा हो सकता है। यकीनन इस संविधान में बहुत सारी कमियां रही होगी, तभी इतने संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। राजीव जी ने यह भी बताया कि भले ही संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने का टाइम बताया जाता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 166 घंटे ही काम हुआ था। राजीव दीक्षित के अंदर भारत के बंटवारे को लेकर भी दर्द छिपा हुआ था। वो कहते थे कि कुछ लोगों के सत्ता और कुर्सी के लालच ने देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो देश के असली हीरो थे, जो वाकई में आजादी चाहते थे। लेकिन बाद में फ्रीडम फाइटर्स की डेफिनेशन बदल गई। सत्ता और सिंहासन के लालच में कुछ नेताओं ने देश के टुकड़े होने दिए। देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार वो नेहरू जी को मानते थे। इसको लेकर अक्सर वो एक स्टोरी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि नेहरू, जिन्ना और ब्रिटिशियर्स एडविना एक ही कॉलेज में पढ़े थे। ब्रिटिशियर्स ने एडविना को नेहरू और जिन्ना की जासूसी का काम दिया था। नेहरू और जिन्ना दोनों ही एडविना की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। राजीव दीक्षित के अनुसार एडविना के पास नेहरू की कुछ इंटीमेट फोटोज थी, जिससे वो नेहरू को ब्लैकमेल किया करती थी, और इस ब्लैकमेल के जरिए ही एडविना ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराया। हालांकि राजीव जी की इन बातों से बहुत से हिस्टोरियंस सहमत नहीं थे, और ऐसे ही कुछ और बातों की वजह से कई बार राजीव जी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वो कहते थे कि अमेरिका जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो पाकिस्तान को फंडिंग करता था। पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए अमेरिका पैसा देता था, जिससे पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में कुछ न कुछ गतिविधियों को अंजाम देते रहे। राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि करगिल वॉर का मेन कल्प्रिट भी अमेरिका ही था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूयॉर्क में जो 9/11 अटैक हुआ था वो अमेरिका ने खुद कराया था। नेहरू से रिलेटेड एक और बात का उन्होंने खुलासा किया था। वो बताते थे कि नेहरू जी बीफ खाया करते थे। उनके निजी जीवन के बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए, कम से कम 500 से ज्यादा अभी मेरे पास है। तो पता चला कि नेहरू जी स्वयं गाय का मांस खाते थे। और ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये सब भारत की लोकसभा के रिकॉर्ड्स पर मौजूद हैं। और इसलिए उन्होंने भारत के आजाद होने के बाद भी गोमांस पर बैन नहीं लगाया। आजादी से पहले वो अक्सर कहते थे कि अगर वो देश के पीएम बने तो सबसे पहले गो हत्या के खिलाफ कानून लेकर आएंगे, लेकिन पीएम बनने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। कुछ लोगों ने जब उन्हें उनका वादा याद दिलाने की कोशिश की तो नेहरू ने कहा कि अगर बीफ और गो हत्या पर बैन लगा दिया तो उनके लंच का क्या होगा। राजीव दीक्षित जी ने कुछ ऐसे ही दावे ममता बनर्जी को लेकर भी किए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और बीफ पर बैन लगाने की बात हुई तो ममता ने कहा कि अगर ये कानून बना तो वो सरकार गिरा देगी। राजीव दीक्षित देश में राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट का कानून लाना चाहते थे। उनका मानना था कि जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना है, अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी कैंडिडेट को पार्लियामेंट के बाहर कर सके। अगर ये कानून बन जाता तो शायद देश के नेताओं को इलेक्शन के बाद उनके वादे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें डर रहता कि पब्लिक ने अगर राइट टू रिकॉल का एक्शन ले लिया तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी। राजीव दीक्षित जी का कहना था कि भारत में घर बनाने के लिए सीमेंट का नहीं बल्कि चूने का यूज किया जाना चाहिए। इसके लिए वो कई एग्जाम्पल भी देते थे। वो बताते थे कि सैकड़ों साल पुराने किलों में आज तक कोई क्रैक नहीं पड़ा है, वो ज्यों के त्यों खड़े हैं क्योंकि उन्हें चूने से बनाया गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल करने लगे तो उन्होंने चूने पर बैन लगा दिया और सीमेंट से घर बनाने की शुरुआत हुई। सीमेंट से घर बनाने में 5 सालों में दरार आनी शुरू हो जाती है और ऐसे घरों की लाइफ सिर्फ 100 सालों तक ही होती है, जबकि चूने से बने घर 2 से 2,500 साल तक मजबूत खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि चूने और सीमेंट का रॉ मटेरियल एक ही होता है, लेकिन दोनों को बनाने का प्रोसीजर अलग अलग है। साल 2009 में राजीव दीक्षित जी की मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से होती है। दोनों ही उस समय देश में काफी फेमस थे, राजीव जी अपने व्याख्यानों के कारण और रामदेव अपने योग के कारण। राजीव जी और बाबा रामदेव में कई सिमिलरिटीज थी। दोनों ही विदेशी कंपनियों से नफरत करते थे और स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया करते थे। साथ ही आयुर्वेद और योग को भी हमेशा एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। ये दोनों ही पर्सनैलिटी विदेशों से काला धन वापस लाना चाहते थे। ऐसे ही कई विचारधारा दोनों की मेल खाती थी और इसी विचारधारा ने भारतीय स्वाभिमान आंदोलन को जन्म दिया। वैसे तो इस आंदोलन की शुरुआत बाबा रामदेव ने की थी, लेकिन उन्होंने राजीव दीक्षित जी पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का नेशनल सेक्रेटरी और स्पीकर बना दिया। ऐसा बताया जाता है कि रामदेव असल में राजीव दीक्षित जी के फेम का यूज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे हाथ मिलाया था। दोनों ने एक साथ मंच साझा करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े मंच से वे ब्लैक मनी वापस लाने की बात किया करते थे। इतना ही नहीं, राजीव और रामदेव के बीच में ये भी प्लानिंग हो चुकी थी कि वो 2014 तक एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका था, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या हुआ था ऐसा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले राजीव जी की लाइफ से जुड़े कुछ और जरूरी पहलुओं के बारे में आपको बताते हैं। राजीव दीक्षित जी को अपने आंदोलन के दौरान एक बार जेल की भी हवा खानी पड़ी थी। असल में 1990 के दशक के बाद
एफडीआई तेजी से बढ़ रहा था। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस सेट कर रही थी। इसी बीच एक बड़ी आर्थर डंकल इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया। आर्थर एफडीआई से रिलेटेड बात करने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए, राजीव दीक्षित ने अपने साथियों के साथ मिलकर एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्थर डंकल के साथ मारपीट भी की थी। एक विदेशी मेहमान के साथ इस तरह की घटना की वजह से राजीव दीक्षित जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उन्हें तिहाड़ जेल में लाया गया। जेल में आने के बाद चेकिंग और सिक्योरिटी रीजन से राजीव दीक्षित जी को कपड़े उतारने के लिए कहा गया। उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत आप मेरे कपड़े उतरवा रहे हैं। इस पर तिहाड़ जेल के पुलिसकर्मी ने कहा कि वो शरीर पर बर्थ मार्क चेक करना चाहते हैं। राजीव जी ने कहा कि वो ऐसे ही बता देते हैं कि कहां पर बर्थ मार्क हैं, कपड़े उतरवाने की क्या जरूरत है, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माना। पुलिसकर्मी ने कहा कि अगर आप कपड़े नहीं उतारेंगे तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मुश्किल होगी। खैर, राजीव दीक्षित जी तिहाड़ जेल में रहने लगे। उस समय किरण बेदी तिहाड़ जेल की डीजी थी। किरण बेदी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। राजीव जी ने एक दिन किरण बेदी से मुलाकात की और कहा कि ये कपड़े उतरवाने का लॉजिक क्या है। बेदी ने बताया कि ऐसा कानून में लिखा है। राजीव जी ने किरण बेदी से वो डॉक्यूमेंट्स और पेपर प्रोवाइड कराने की मांग की जहां पर कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने का नियम लिखा था। किरण बेदी को हैरानी हुई और कहा कि आप जेल में रहकर भी ये सब करने वाले हैं क्या। इसके बाद राजीव दीक्षित जी ने जब वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कानून के नियम पढ़े तो उसमें लिखा था कि सभी इंडियंस हमारे गुलाम हैं और उनकी बेइज्जती करना हमारा अधिकार है। उन्हें जितना नीचा दिखा सकते हैं दिखाना चाहिए और उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में उनके कपड़े उतरवाकर चेकिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आज भी अंग्रेजों के इसी रूल को फॉलो कर जेल में जाने वाले लोगों को अपमानित कर नीचा दिखाया जाता है। राजीव दीक्षित जी ने यह भी बताया कि भारत में नाई को पिछड़ी जाति का दर्जा ब्रिटिशर्स ने ही दिया था, क्योंकि वो नाई की स्किल से डर गए थे। पहले के समय में जो सर्जन भारत में होते थे वो नाई जाति के परिवार से होते थे। उनकी उंगलियों में अलग ही जादू होता था। एक बार हैदर अली ने ब्रिटिश कर्नल कूट की नाक काट दी थी। कर्नल कूट एक नाई के पास गया और उस नाई ने कर्नल की नाक जोड़ दी। कर्नल वापस ब्रिटेन गया और वहां जाकर भारत की इस कला के बारे में बताया। इसके बाद कुछ ब्रिटिशर्स को भारत भेजा गया और भारतीयों से उन्होंने सर्जरी की कला सीख कर कहा कि ये कला तो यूरोपियंस ने बनाई है। नाई जाति के लोग ज्यादा आगे न बढ़ सके, इसके लिए 1881 में हुए सेंसस में उन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि भारत में सदियों से लोग मिट्टी में काम करते आए हैं। अपने घरों के अंदर लोग मिट्टी और गोबर का लेप लगाया करते थे और आज विदेशी लोग मड बात के नाम पर लोगों से सैकड़ों डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं। वो कहते थे कि भारतीय जीवन शैली ऐसी है कि इसमें कभी भी न तो डिप्रेशन होता है और न ही नींद की गोली खाने की जरूरत पड़ती है। कोट पैंट को विदेशी कल्चर बताते थे क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है। भारत के मौसम के हिसाब से कुर्ता पजामा और धोती को बेस्ट आउटफिट उन्होंने बताया। राजीव जी ने कई विदेशी कंपनियों के खिलाफ केस भी जीते। महाराष्ट्र में उन्होंने एनरॉन कंपनी के खिलाफ केस जीता था और कंपनी को अपना प्लांट लगाने से रोका था। राजस्थान में एक जगह विदेशी कंपनी विस्की का प्लांट लगाने वाली थी जहां 4 करोड़ लीटर शराब हर साल बनने वाली थी, लेकिन राजीव जी ने कहा कि राजस्थान में पहले ही पानी की कमी है। ऐसे में उन्होंने कंपनी को शराब का प्लांट लगाने से रोका। अलवर में एक और शराब के कारखाने को उन्होंने बंद करवाया था। राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि 1990s में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था वो असल में सिटी बैंक का स्कैम था। हर्षद मेहता को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। ऐसे ही न जाने कितने ही खुलासे राजीव दीक्षित जी जीवन भर करते रहे। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी, कुछ ऐसा ही अंजाम राजीव दीक्षित जी के साथ भी हुआ। साल 2010 में नवंबर के लास्ट वीक में राजीव दीक्षित जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। रायगढ़, जांजगीर और बिलासपुर के बाद दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। दोपहर में करीब 2 बजे वो दुर्ग से भिलाई की ओर जा रहे थे, तभी अचानक कार में उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उन्हें पसीने आने लगे थे। कार में उनके साथ आचार्य दयासागर थे। राजीव जी की तबीयत खराब होते देख दयासागर ने कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन राजीव दीक्षित जी ने हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो टॉयलेट करने के बाद ठीक हो जाएंगे। दयासागर उन्हें दुर्ग में अपने एक आश्रम में ले गए जहां राजीव दीक्षित वॉशरूम में गए। काफी देर बाद भी वो बाहर नहीं निकले और न ही कोई जवाब दे रहे थे। बाहर खड़े लोगों ने दरवाजा खोला तो राजीव दीक्षित जी बाथरूम में बेहोश पड़े थे। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तुरंत ही उन्हें भिलाई के एक इस्पात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से उन्हें अपोलो बीएसआर में शिफ्ट कर दिया गया। शाम के समय यह डिसाइड किया गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ से दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन रात को करीब 2 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर्स ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था और इसके बाद उन्हें दिल्ली या फिर उनके गांव अलीगढ़ लाने के बजाय हरिद्वार में पतंजलि आश्रम में लाया गया। राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह अचानक कैसे उनकी मौत हो सकती है। जिस व्यक्ति को 20 सालों में जुकाम तक नहीं हुआ, जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, भला उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। राजीव दीक्षित जी के सपोर्टर्स ने बाद में खुलासा किया कि उनकी बॉडी का कलर बदल गया था। शरीर बैंगनी और नीला दिखाई दे रहा था।
स्किन उधड़ी हुई लग रही थी, नाक के पास काला और नीला रंग का खून जम गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जहर दिया गया हो। इतनी रहस्यमयी तरीके से मौत होने के बावजूद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और अगले दिन 1 दिसंबर को पतंजलि के आश्रम में ही राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी मौत को आज भी मिस्टीरियस माना जाता है और इससे रिलेटेड कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ चुकी हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि राजीव दीक्षित जी की मौत में बाबा रामदेव का हाथ था, क्योंकि रामदेव असल में उनकी पॉपुलैरिटी से जलने लगे थे। लेकिन बाबा रामदेव ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया। साल 2017 में रामदेव की लाइफ पर एक बुक आई थी, गॉडमैन टू टाइकॉन। इस बुक में बताया गया था कि राजीव दीक्षित जी की मौत में बाबा रामदेव का हाथ था। रामदेव ने इस बुक के खिलाफ कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि इस बुक से उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। कोर्ट में वो केस जीते और बुक पर बैन लगा दिया गया। राजीव दीक्षित जी की मौत से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार उनके परिवार ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रामदेव ने उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। यहाँ तक कि रामदेव ने ऐसा भी कहा था कि अगर पोस्टमार्टम होता भी है तो वो रिपोर्ट बदलवा देंगे। कुछ लोगों ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर उनकी बॉडी को हरिद्वार में पतंजलि के आश्रम में लाने का क्या कारण था, और जब राजीव दीक्षित जी की तबीयत बिगड़ी तभी उनकी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया था। इसके अलावा जब राजीव दीक्षित जी की तबीयत बिगड़ी थी तो उनके पास उनका थैला नहीं था जिसमें वो हर वक्त अपने साथ कुछ दवाइयाँ और जड़ी बूटियां रखते थे। उनका वो थैला भी कभी नहीं मिल पाया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक जिन 5000 मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने ही राजीव दीक्षित जी की हत्या करा दी थी। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी मौत में फार्मास्यूटिकल कंपनियों का हाथ था, क्योंकि राजीव जी कई बड़ी बीमारियों का इलाज चंद पैसों में करने के नुस्खे बताते थे। राजीव दीक्षित जी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी की जा चुकी है। 2019 में कोर्ट में एक अपील के बाद उनका केस भी रीओपन किया गया था, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव दीक्षित जी की डेथ नेचुरल थी या फिर किसी एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी, ये इस पर सवाल आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। राजीव दीक्षित जी के सपोर्टर आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वो आज भी उनकी डेथ को एक मर्डर मानते हैं। राजीव दीक्षित जी की जिंदगी भले ही बहुत लंबी नहीं रही थी, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने करोड़ों लोगों को जगाने का काम किया। साथ ही हजारों लोगों की नींद भी उन्होंने हराम कर दी। 20 सालों में राजीव दीक्षित जी ने 12,000 से भी ज्यादा व्याख्यान दिए थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बुक्स भी लिखी, स्वदेशी चिकित्सा, रोगी स्वयं चिकित्सक, रोग चिकित्सा की चमत्कारी औषधि, आरोग्य मंत्र, स्वस्थ शरीर सुखी जीवन और अष्टांग हृदय जैसी कई बुक्स उन्होंने लिखी। राजीव दीक्षित जी ने ये सारी पॉपुलैरिटी बिना सोशल मीडिया के हासिल की थी। अगर आज वो जीवित होते तो शायद सोशल मीडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके होते और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते। राजीव जी ने यूं तो देश के कोने कोने में प्रचार किया, लेकिन कभी देश की नेशनल मीडिया पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि उनकी मुलाकात कई जर्नलिस्ट से होती रहती थी और वो सभी उनकी बातों से सहमत भी थे, लेकिन मीडिया हाउसेस का कहना था कि हम आपको चैनल पर बोलने का मौका नहीं दे सकते, क्योंकि जिन मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ आपने मोर्चा खोला हुआ है, हमें आधे से ज्यादा एड्स उन्हीं कंपनियों से मिलते हैं। और शायद यही वजह है किसी पत्रकार या मीडिया हाउस ने राजीव दीक्षित जी की मौत पर भी खुलकर सवाल खड़े नहीं किए। YouTube पर आज राजीव दीक्षित जी की हजारों वीडियोस हैं और उन वीडियोस को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। उन वीडियोस पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं जो बताते हैं कि आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ऐसे महापुरुष राजीव दीक्षित हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, ये थी राजीव दीक्षित जी के जीवन की पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये लाइफ जर्नी पसंद आई होगी। जरा सोचिए कितना फौलादी सीना उनके अंदर होगा, जो देश की सरकार, सिस्टम और हजारों कंपनियों के खिलाफ बोलने से भी नहीं डरे। आज हमारे देश को ऐसे ही महापुरुष की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको राजीव दीक्षित जी के लाइफ की कौन कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। परमात्मा सबका मंगल करें। धन्यवाद।